अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 9th का 13वां सबक कार्बन एक अहम उन्सर इस सबक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट कवर करने हैं वो है कार्बन वक़ू खुसूसियात बहरूप, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनकी वक़ू खुसूसियात और इस्तेमाल। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्बन। कुदरत में कार्बन बकसरत पाया जाता है। ये उन्सर आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब होता है। इस सबक में हम अधाती उन्सर कार्बन की मुख्तलिफ खुसूसियात का मुताला करेंगे। कहा जा रहा है कि कुदरत में कार्बन बहुत ही कसीर मिक़दार में मौजूद है। ये आज़ाद भी पाया जाता है और मुरक्कब हालत में भी होता है। अब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बन के बारे में वो हमें याद रखनी है। कार्बन की अलामत C से ज़ाहिर की जाती है। जोहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। जोहरी वज़न एटॉमिक मास 12 है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,4 किस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि जोहरी अदद कितना है 6 है। तो हमें मालूम है कि जो पहला मदार होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है भर सकते हैं, दूसरे में जो है वो 8। तो यहाँ पे देखिए जोहरी अदद कितना है 6 है, तो पहले में 2 और दूसरे में कितने भरे जाएंगे 4। इसलिए इलेक्ट्रॉनी तश्कील कितनी होगी 2,4। इसके बाद है गिरफ्त यानी वैलेंसी, कितनी होती है 4 होती है। वैलेंसी या गिरफ्त का मतलब क्या होता है कि बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है या वो कितने और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है साझेदारी कर सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैरूनी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गिरफ्त कितनी होगी 4। और उसी तरीके से कार्बन एक अधाती उन्सर है। बताइए तो भला में मुरक्कब से क्या मुराद है और वो किस तरह से बनते हैं। नबातात और हैवानात से बराह रास्त यानी डायरेक्टली या बिलवास्ता हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, नामियाती और गैर नामियाती, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये हमेशा जो दो अल्फाज जो है आपको 10th में भी 11th 12th में भी मिलेंगे। जब भी हमें नामियाती यानी ऑर्गेनिक नज़र आ जाए इसका मतलब कि कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी हम ये देखेंगे कि जैसे कि नबातात हैं, हैवानात हैं, अगर हमने क्या किया है इनकी बॉडीज़ को क्या है जला दिए हैं, तो लकड़ी हासिल होंगी हमें नबातात से, यानी वो भी कोयला है यानी कार्बन है। इंसान की बॉडी भी, जानवरों की बॉडी को भी अगर क्या है जलाया जाए तो क्या होंगी वो राख बन जाएंगी, यानी हमें कोयला ही हासिल होने वाला है, कार्बन ही हासिल होने वाला है। तो नबातात और हैवानात में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन मौजूद होता है और इनसे जो मुरक्कबात हासिल होते हैं इन्हें हम नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। इसी तरह मादनियात से हासिल होने वाले मुरक्कबात ये गैर नामियाती मुरक्कबात यानी इनऑर्गेनिक मुरक्कबात के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी विरासती खुसूसियात। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने वाले खलियात में मौजूद डीएनए और आरएनए में कार्बन एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है। यानी जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जो भी विरासती खुसूसियात है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती है मुंतकिल होती है, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है। तो इन तमाम के अंदर कार्बन जो है एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है। तो इसकी जो डीएनए और आरएनए की डिटेल है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद साइंसदानों का तारुफ। जर्मन कीमियादा वोलर ने गैर नामियाती मुरक्कब अमोनियम साइनेट से यूरिया नामी नामियाती मुरक्कब की तालीफ की। तब से बड़े पैमाने पर कई नामियाती मुरक्कबात गैर नामियाती मुरक्कबात से तैयार किए गए। क्या कहा जा रहा है कि पहले ये माना जाता था कि नामियाती मुरक्कबात सिर्फ नामियाती मुरक्कबात से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा जो वोलर हैं, जो जर्मन कीमियादा हैं, यहाँ पे आपको उनकी जो है फ़ोटो दी गई है, इन्होंने पहली मर्तबा एक गैर नामियाती मुरक्कब से नामियाती मुरक्कब क्या है बनाया था, उसकी तालीफ की थी। तो कौन से गैर नामियाती मुरक्कब से,
अमोनियम साइनेट से। पहला नामियाती मुरक्कब क्या बनाए इन्होंने? यूरिया। ये मुरक्कब की तालीफ की है। तब से हमें मालूम पड़ा कि गैर नामियाती मुरक्कबात से ही नामियाती मुरक्कबात हम बना सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, हमें पता चला। इन तमाम मुरक्कबात में कार्बन बुनियादी जुज़ उनसर के तौर पर मौजूद था। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी नामियाती मुरक्कब होता है, इसका मतलब कि बुनियादी उनसर उसके अंदर कार्बन मौजूद है। इसलिए नामियाती कीमिया को कार्बनी मुरक्कबात की कीमिया के तौर पर भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है अमोनियम साइनेट, इसको उसने हरारत दिया है, और NH2CONH2 यानी यूरिया जो है ये नामियाती मुरक्कब हासिल हुआ है। इसके बारे में जो है आपको 10th क्लास के चैप्टर में भी इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें ये याद रखना है कि वोलर पहले साइंसदान थे जिसने गैर नामियाती मुरक्कब अमोनियम साइनेट से नामियाती मुरक्कब यूरिया की तालीफ की थी। इसके बाद हम कार्बन का वक़ू देखेंगे। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ पाया जाता है? लातीनी ज़बान में कार्बो का मतलब कोयला होता है। इस पर से इस उनसर को कार्बन नाम हासिल हुआ। कार्बो क्यों हासिल हुआ? जो कार्बो लफ्ज़ से कार्बन ये नाम हासिल हुआ, और कार्बो का मतलब होता है कोयला। कुदरत में कार्बन आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब है। आज़ाद हालत में वो हीरा और ग्रेफाइट की शक्ल में मिलता है, और मुरक्कब हालत में कार्बन के जो है ये मुरक्कबात दिए गए हैं। तो कौन कौन से मुरक्कबात हैं देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट की शक्ल, मसलन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। संगमरमर है कैलामाइन ZnCO3। जिंक कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? कैलामाइन। रकाजी ईंधन में पत्थर का कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है। इनमें भी कार्बन मुरक्कबात की शक्ल में पाया जाता है। कार्बनी ग़िज़ाई अज्जा, जो हमारी रोज़मर्रा के ग़िज़ाई अज्जा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी है, हम जो इस्तेमाल करते हैं इसमें भी कार्बन मौजूद है। और कुदरती धागे यानी कपास, ऊन और रेशम में भी कार्बन पाया जाता है। इसके बाद साइंसी शीशी, क़श्रे अर्ज़ में तकरीबन 0.27% कार्बन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम की शक्ल में पाया जाता है, जबकि माहौल में मौजूद कार्बन का तनासुब कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में तकरीबन 0.03% होता है। बहरे आज़मों की तह में पाई जाने वाली बाज़ किस्म की नबातात पानी के कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील करती है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों को कार्बन का परसेंटेज दिया गया है। इसके बाद हम कार्बन की खुसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की बहरूपियत। अब यहाँ पर हम पहले जान ले बहरूपियत क्या है। बहरूपियत यानी एलाट्रॉपी। फितरत में कुछ अनासिर एक से ज़ायद हालतों में पाए जाते हैं। इन अनासिर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है, जबकि तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। किसी शय की मुख्तलिफ तबई हालत लेकिन यकसा कीमियाई हालत में वाक़ होने की खुसूसियत को बहरूपियत कहते हैं। जैसा कि ये लफ्ज़ बहरूपियत, हम लोगों ने बहरूपिया ये सुना है। बहरूपिया हम किसे कहते हैं? जनरल जो ज़बान में हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, यानी कि अगर क्या है वो अपने भेष बदलता है ना। अंदर से तो वही इंसान रहेगा, लेकिन उसने दाढ़ी मूछ लगा दिया, या फिर जो है अपने बाल निकाल लिया, या फिर औदर जो है मास्क लगा लिया। कोई भी तरीके से अगर वो अपनी तबई खुसूसियत को क्या करता है, तब्दील कर लेता है, इसे हम क्या कहेंगे? बहरूपिया। तो इंसान तो अंदरूनी तरह जो है अंदर से तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर से क्या कर रहा है, वो अपनी शक्लों को चेंज कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बहरूपिया। सिमिलरली कार्बन में भी यही है कि मुख्तलिफ तबई हालतों में क्या है, कार्बन पाया जाएगा, लेकिन कीमियाई हालत तो क्या है, कार्बन ही रहेंगी। जैसा हम देखेंगे कि कार्बन है तो कोयले की शक्ल में भी नज़र आ रहा है, हीरा हीरे की शक्ल में है, ग्रेफाइट की शक्ल में है, उसी तरीके से फुलेरिन की शक्ल में है। तो वो मुख्तलिफ अपनी शक्लें क्या करता है,
तब्दील कर सकता है, यानी उसकी तबई हालतें क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन कीमियाई हालत तो क्या है, यकसा है। इस खसूसियात को बहरूपियत कहते हैं। तो कौन से अनासर हैं जो बहरूपियत को जाहिर करते हैं? सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन, ये अनासर भी जो है ये बहरूपियत बताते हैं, यानी इनके भी हमें एलोट्रॉप्स नज़र आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें कार्बन के बहरूप देखिए, यहाँ पर अगर कार्बन बोला जाए तो जितना भी यहाँ पे इसके बहरूप नज़र आ रहे हैं इन सब में कार्बन तो मौजूद है, यानी कीमियाई तरीके से तो वो कार्बन ही होगा, लेकिन तबई हालतें इसकी मुख्तलिफ है। जैसे कि यहाँ पर खलमी हालत में भी पाया जाता है और गैर खलमी। खलमी हालत को क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं और गैर खलमी को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। अब कार्बन की 3 खलमी हालतें कौन सी हैं? देखिए, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है। और जो है गैर खलमी हालत में पत्थर का कोयला है, कोक है। यहाँ पर पत्थर के कोयले में मुख्तलिफ अक़साम बताई गई हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और यहाँ पर कोक की भी शक्ल बताई गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब को देख लेते हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखें कार्बन के बहरूप खलमी हालत में कौन से हैं और गैर खलमी हालत में कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खलमी हालत में जो कार्बन के बहरूप है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अब खलमी हालत का मतलब ही यही होता है कि जो जौहर है इनकी तरतीब मखसूस होती है, मुनज़्ज़म होती है, यानी कि एक ख़ास तरतीब में जब जौहर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड मैनर में ये रहेंगे तमाम जौहर, इन्हें हम खलमी हालत में कहते हैं। इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल ऊंचा होता है, यानी ये पिघलेंगे भी नहीं, और अगर हमने इन्हें उबालने की भी कोशिश की तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इनको पिघलने के लिए भी और उबलने के लिए भी लगेगा। तो नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कैसा है, ज़्यादा है। खलमी हालत के कार्बन अशिया की मुनज़्ज़म हिंसी साख्त, नौकीले रास और हमवार सतह होती है। तो जब भी खलमी हालत में अगर कार्बनी अशिया है तो कैसे पहचानेंगे? जो इनकी मुनज़्ज़म हिंसी साख्त होती है, इनके जो रास होते हैं यानी इनके जो कोने हैं, ऐसे सपोज करें ये नौकीले होते हैं, और इनकी जो सतह होती हैं वो प्लेन होती है, हमवार होती है। अब कार्बन की 3 खलमी हालतों में जैसा कि नंबर 1 हमने देखा था हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 2 फुलेरिन। इसमें सबसे पहले हम हीरे के बारे में देखेंगे। शक्ल में आप लोगों को हीरा डायमंड नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान में हीरा गोलकुंडा कर्नाटक, पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हिंदुस्तान की तरह जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रूस, अमेरिका वगैरह में भी हीरा मिलता है। साख्त: हीरे में एक कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन के जौहरों के साथ हमगिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है। यहाँ पर हीरे में जो जौहरों की तरतीब है 3 डायमेंशनल साख्त हमें बताई गई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक कार्बन है वो करीबी 4 कार्बन के जौहरों के साथ मिलकर क्या है, इसने हीरे को सख्ती दी है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो हमें बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो बंदिश नज़र आ रही है, ये हम गिरफ्त बंदिश है। इस मजबूत मुरब्बई सिमती यानी 3 डायमेंशनल साख्त की वजह से हीरे को क्या है, सख्ती हासिल होती है। अब खुसूसियात देखेंगे हम। हीरे की क्या खुसूसियात है? नंबर 1, हीरा चमकदार होता है। खालिस हीरा कुदरती मादों में सबसे सख्त शय है। याद रखिए कायनात की सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को रिजिड बॉडी या सख्त बॉडी अगर कही जाए, सबसे सख्त शय जो है वो हीरा होता है। हीरे की कसाफत, इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर cm³ है। याद रखिए कसाफत की इकाई जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है MKS सिस्टम में, और CGS सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कसाफत का फार्मूला क्या है? डेंसिटी का कसाफत मसावी कमियत बटे हजम। कमियत को किलोग्राम में नापेंगे और हजम जो है वो वॉल्यूम है यानी कि मीटर क्यूब। तो ग्राम पर cm³ इसकी CGS यूनिट हो गई। नुक्ते पिघलाव 3500 डिग्री सेल्सियस है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में 800 डिग्री सेल्सियस पर हीरे को गर्म किया जाए तो CO2 गैस खारिज होती है। इस अमल में CO2 के अलावा कोई विषय हासिल नहीं होती। किसी भी मोहल्लिल में हीरा हल नहीं होता, यानी अगर हीरे को अगर हमने पानी में डाल दिए हल होगा क्या? नहीं। अल्कोहल में, ईथर में,
काय में भी हीरा हल नहीं होता। हीरे पर तेजाब का असास का कोई असर नहीं है। और हीरा बर्फ का गैर मौसिल है, यानी इसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीरे में आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो आप लोगों का तीसरा सबक हमने पढ़ाया है बरक़ रवा, वो भी आप लोग जाकर क्या है चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। उसी तरीके से 9th क्लास के जो चैप्टर की प्ले लिस्ट है उसमें भी आप देखें, बरक़ रवा डिटेल चैप्टर है, फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट सबक है। इसमें बताया गया है आप लोगों को कि अगर मेटल होती है, धात है, तो धातों में क्या है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आज़ाद क्या होंगे, रैंडम मोशन करते हैं, वो हरकत करते हैं, इसलिए इसमें करंट पास होता। लेकिन हीरे के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हीरा बर्फ का गैर मौसिल होता है। इसके बाद हीरे के इस्तेमालात। नंबर 1, शीशा काटने वाले और चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में हीरे का इस्तेमाल होता है। जेवरात बनाने में हीरे का इस्तेमाल होता है। आँख की सर्जरी में भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आलात होते हैं, जो आँखों की सर्जरी की जाती है, इसके जो आलात है इसमें भी हीरे का इस्तेमाल होता है। हीरे का जो पाउडर का इस्तेमाल दूसरे हीरे को चमकाने में होता है। हीरे का इस्तेमाल खला और मसनवी सैयारों में मुज़िर शुआओं से हिफाजत करने वाली खिड़कियाँ बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमने हीरे के बारे में देख चुके हैं। अब नंबर 2 पर जो है हमें क्या देखना है, ग्रेफाइट। तो इससे पहले देख लेते हैं तारीख के झरोके से। एक वक्त भारत कोहिनूर हीरे की वजह से मशहूर था। ये हीरा गुंटूर आंध्र प्रदेश के कोलगुरकान में 13वीं सदी में मिला था। कोलगुरकान में 13वीं सदी में मिला था। इसका वज़न 186 कैरेट है। इसके बाद हम जो है ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ग्रेफाइट की शक्ल ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है वो ग्रेफाइट है। आप लोगों ने भी जो है ग्रेफाइट को देखा है, तो सोचिए आप लोगों ने इस तरीके से ग्रेफाइट को कहाँ देखा है। हाँ, जो पेंसिल की हमारी जो क्या होती है, जो लिड होती है, वो कैसे बनी हुई है, ग्रेफाइट से बनी हुई है। कुदरती तौर पर ग्रेफाइट रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका और हिंदुस्तान में पाया जाता है। ग्रेफाइट की दरियाफ्त निकोल्स जैक्स कॉन्टी ने 1795 में की थी। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला लिड ग्रेफाइट और मिट्टी के ज़रिए बनाया जाता है। अब साख्त यहाँ पे देखेंगे हम ग्रेफाइट में किस तरीके से कार्बन जौहरों की तरतीब है, आपको शक्ल में नज़र आ रही है। ग्रेफाइट में कार्बन का हर जौहर दीगर 3 कार्बन जौहरों के साथ इस तरह जुड़ता है कि जिससे हम मुस्तवी मुसद्दसी साख्त बनती है। ग्रेफाइट की खलमें चपटी और कई परतों से या जौहरों की तहों से बनी होती है। दबाव डालने पर ग्रेफाइट की तहें एक दूसरे से रगड़ खाती है। ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफीन कहते हैं। अब यहाँ पे हम शक्ल में देख सकते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन का एक जौहर दीगर 3 कार्बन जौहरों के साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से उसकी शक्ल कैसी हो गई है, साफ हम मुस्तवी मुसद्दसी हमें नज़र आ रही है। ग्रेफाइट की खलमें चपटी और कई परतों से या जौहरों की तहों से बनी होती है। अब यहाँ पे हमें जो है शक्ल में देख सकते हैं हम, ऐसी प्लेन सरफेस यहाँ पे नज़र आ रही है, तहें नज़र आ रही है और दबाव डालने पर ये तहें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। जब हम एक परत की, एक सिंगल लेयर की बात करें तो इस सिंगल लेयर को ग्राफीन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक तजुर्बा करना है। पेंसिल लेनी है, 2 चिमटों के ज़रिए इसे क्या है लगाना है, बल्ब लगाना है और सेल लगाना है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बरखी रॉ इसमें से पास करनी है तो करंट पास होगा या नहीं, तो बिल्कुल करंट क्या है इसमें से पास होता है और बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेफाइट से बरखी रॉ गुजरती है। याद रखें, हमने पिछले टाइम में जो देखा है, जो डायमंड हीरा है इसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट से बरखी रॉ गुजरती है, करंट पास होता है। इसके बाद हम और दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जैसे कि जो खुश्क बरखी आला जो होता है, इसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं, वो भी ग्रेफाइट से बने होते हैं। एनोड कैथोड जो बरखीरे होते हैं इसमें भी करंट पास होता है, वो भी कार्बन ग्रेफाइट के ही बने हुए होते हैं। अब हम ग्रेफाइट की खुसूसियात देखेंगे। कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाला ग्रेफाइट
सियाह, नरम, फुटक और चिकना होता है। ग्रेफाइट में अंदर की तमाम परतों में आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट बर्फ का उम्दा मौसल है। अभी हमने देखा ये पिछली शक्ल में कि इसके अंदर करंट जो है पास हो रहा है। करंट कब पास होता है? जबकि आज़ाद इलेक्ट्रॉन है। यही कहा जा रहा है ग्रेफाइट में अंदर की तमाम परतों में आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं, इसीलिए इसमें करंट पास होता है। ग्रेफाइट बर्फ का उम्दा मौसल है। इसमें कागज़ पर सियाह निशान छोड़ने की खासियत पाई जाती है। हम देखते हैं कि पेंसिल से हम क्या है, ब्लैक निशान बना सकते हैं। ग्रेफाइट की कसाफत 1.9 से 2.3 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है और ग्रेफाइट कई मोहल्लिल में हल नहीं होता। इसके बाद ग्रेफाइट के इस्तेमालात देख लेते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाईकार यानी ल्यूब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। कार्बन के बरखीरे बनाने में, अभी मैंने कहा था कार्बन के बरखीरे यानी एनोड है, कैथोड है, ये बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का इस्तेमाल लिखने की पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। रंग पॉलिश की तैयारी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है और ज़्यादा रोशनी वाले आर्क लैंप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो तीसरा बहरूप है हम देखेंगे वो है फुलेरिन। फुलेरिन कार्बन का बहरूप कुदरत में बहुत कम पाया जाता है। काजल सैयारों के दरमियान जगहों के बादलों में और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की तरतीब के दौरान हासिल होता है। तो फुलेरिन कहाँ से हासिल होता है? काजल हम सबको पता है, आंखों में लगाने के लिए हम बनाते हैं काजल, उस काजल में भी पाया जाता है। सैयारों के दरमियान जगहों के बादलों में भी है और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में भी पाया जाता है। यहाँ पर बकमिंस्टर फुलेरिन कार्बन 60 फुलेरिन की पहली मिसाल है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। माहिर तामीरात रिचर्ड बकमिंस्टर फुलेर ने बनाए हुए गोल गेंद नुमा साख्त की वजह से बकी बॉल जो नज़र आ रहा है, कार्बन के इस बहरूप को फुलेरिन नाम दिया गया। C60 कार्बनी बहरूप फुलेरिन की दरियाफ्त के लिए हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मैली को 1996 के इल्म कीमिया के नोबल इनाम से नवाजा गया। ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने कार्बन का बहरूप फुलेरिन C60 की दरियाफ्त की थी, इसलिए इन्हें नोबल इनाम दिया गया है। C60, C70, C76, C82 और C86 ये फुलेरिन की मज़ीद कुछ मिसालें हैं। ये सालिमात कुदरत में कुछ मकदार में काजल से हासिल होते हैं। यहाँ पे बकी ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब और बकी बॉल C60 ये बताए गए हैं। अब हम फुलेरिन की खुसूसियात और इसके इस्तेमालात देखेंगे। फुलेरिन का सालिमा बकी बॉल बकी ट्यूब इस सूरत में हासिल होता है, जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं। एक फुलेरिन के सालिमे में आम तौर पर 30 से 900 कार्बन के जौहर होते हैं। यहाँ पर देखिए जो राउंड राउंड ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, उसी तरीके से बकी ट्यूब के अंदर भी जो शक्ल है उसके हर कोने पर हमें क्या नज़र आएंगे? कार्बन। तो 30 से 900 कार्बन मौजूद होते हैं। फुलेरिन कार्बनी मोहल्लिल में हल होता है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन में फुलेरिन हल पजीर है। अब इस्तेमालात देखते हैं। फुलेरिन का इस्तेमाल हाजिस के तौर पर यानी इंसुलेटर के तौर पर किया जाता है। अब हाजिस किसे कहते हैं? इंसुलेटर, जैसा कि अगर हम बात करें कि वायर्स की बात करें, अब वायर में क्या होगा? करंट पास होगा, तो हम शॉक से बचने के लिए वायर के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है। हम देखते हैं ना, येलो कलर की, रेड कलर की, ब्लैक कलर की क्या होती है? कोटिंग होती है। इसे हम इंसुलेटर यानी हाजिस कहते हैं। तो फुलेरिन का इस्तेमाल भी हाजिस के तौर पर किया जाता है। पानी को खालिस बनाने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए भी फुलेरिन का इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस दर्ज हरारत पर फुलेरिन ज़्यादा ताकतवर मौसल की खसूसियात ज़ाहिर करता है। अब इसके बाद हम गैर खलमी बहरूप यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म में देखते हैं। इस हालत में कार्बन के जौहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। बिल्कुल अपोजिट पॉइंट जो हम लोगों ने खलमी बहरूप में देखे हैं, अब हमें नॉन क्रिस्टलाइन में देखने हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन के जौहरों की तरतीब मुनज़्ज़म थी, यानी कि वो क्या थे? यूनिफॉर्मली अरेंज थे। लेकिन यहाँ पर जौहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। तो यहाँ पर जो गैर खलमी बहरूप हैं वो कौन कौन से हैं? पत्थर का कोयला, कोक, कार्बन की गैर खलमी शक्लों की मिसालें हैं।
अब हम पत्थर के कोयले के बारे में देखेंगे। पत्थर का कोयला एक रकाजी ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें कुछ मिकदार में नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक भी पाया जाता है। ये ख़ियाम पज़ीर हालत में पाया जाता है और इसकी 4 किस्में हैं। तो कौन कौन सी है 4 किस्में? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पर पीट। शक्ल में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ईंटों के जैसा जो है आपको शक्ल नज़र आ रही है। पीट कोयला तैयार होने के पहले मरहले में पीट की तैयारी होती है। इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और कार्बन की मिकदार 60% से भी कम होती है, इसलिए इसके ज़रिए कम हरारत हासिल होती है। नंबर 2 है लिग्नाइट। शक्ल में देखिए, जो पत्थर की मानिंद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ज़मीन के अंदर बढ़ने वाले दबाव और दर्जे हरारत की वजह से नबाती मिट्टी की तब्दीली लिग्नाइट में होती है। इसमें कार्बन का तनासुब 60-70% होता है। कोयला बनने का दूसरा मरहला लिग्नाइट होता है। पहले मरहले में पीट और दूसरा मरहला है लिग्नाइट, और इसमें कार्बन का तनासुब 60 से 70% है। तीसरा मरहला जो है वो है बिट्यूमिनस। शक्ल में देख सकते हैं बिट्यूमिनस। कोयला बनने के तीसरे मरहले में बिट्यूमिनस तैयार होता है और इसमें कार्बन का तनासुब 70 से 90% होता है। नंबर 4 ये है एंथ्रासाइट। शक्ल देखिए एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट कोयले की खालिस हालत या खालिस सूरत के तौर पर पहचाना जाता है। ये कोयला सख्त होता है। इसमें कार्बन का तनासुब 95% होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, तो ऐसे शक्लें भी आ सकती है कि पहचानना है पीट क्या है, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, या मैच द कॉलम में भी आ सकता है, या फिर गैर खलमी बहरूप के जो पत्थर का कोयला है इसकी 4 किस्में लिखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ये भी सवालात आ सकते हैं। इतना कुछ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है चारकोल। हैवानात के ज़रिए तैयार होने वाला चारकोल हैवानात की हड्डियाँ, सींग वगैरह से तैयार किया जाता है, जबकि नबातात के ज़रिए तैयार किए जाने वाला चारकोल लकड़ी के कम हवा में अधूरे एहतिराक से तैयार किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि चारकोल जो है हम हैवानात से भी हासिल कर सकते हैं और नबातात से भी। हैवानात के ज़रिए जो चारकोल हम हासिल करते हैं वो हैवानात की हड्डियों से और उसके सींग से हासिल करते हैं, जबकि नबातात के ज़रिए जो चारकोल है वो लकड़ी को क्या है, कम हवा में जब इसका अधूरा एहतिराक, एहतिराक यानी कम्बशन है, जलाना है, तो अधूरे एहतिराक से हम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद कोयले के इस्तेमालात दी गए हैं। कारखानों और घरों में कोयले का इस्तेमाल बतौर ईंधन होता है। कोक, कोल गैस, कोल तार यानी डांबर हासिल करने के लिए भी कोयला इस्तेमाल किया जाता है। बिजली तैयार करने के लिए हरारती बिजली मरकज़ में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। पानी और ज़ेबाइशी अशिया की तख़लीस के लिए चारकोल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम कोक के बारे में देखेंगे। पत्थर के कोयले से कोल गैस निकाल लेने पर बचा हुआ खालिस कोयला कोक कहलाता है। यानी पत्थर के कोयले से क्या निकालना है, हमें कोल गैस निकाल लेना है, तो इससे जो बचा हुआ कोयला हासिल होता है इसे कोक कहते हैं, और ये भी कार्बन की गैर खलमी शक्ल है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कोक। कोक के इस्तेमालात क्या है? घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तहवीली आमिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वाटर गैस, याद रखें फार्मूला, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को वाटर गैस कहते हैं, और प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इन गैसी ईंधनों की तैयारी में कोक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। इन गैसी ईंधनों की तैयारी में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर पूरा कार्बन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बन का वक़ू खलमी हालतों में और गैर खलमी हालतों में हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन, बुनियादी नामियाती मुरक्कबात, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में।
तमाम नामियाती मुरक्कबात में कार्बन के साथ हाइड्रोजन शामिल होता है। नाम ही है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। यानी तमाम नामियाती मुरक्कबात में कार्बन के साथ कौन होता है? हाइड्रोजन है। इन बुनियादी नामियाती मुरक्कबात को बुनियादी मुरक्कबात के तौर पर जाना जाता है और इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ये याद रखें आप कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है, इन्हें हाइड्रोकार्बन यानी के पेरेंट्स भी कहते हैं। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देख सकते हैं हम कितनी थी? 2,4। यानी इसके जो खौल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन अपने दूसरे खौल में 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो क्या होगा? पहले 2,4 था, अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो 2,8 हो जाएगा। यानी आखिरी खौल में इसकी जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ऑक्टेट जो मुसम्मन हालत है वो मुकम्मल कर लेता है। और 2,8 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसकी है? नियॉन की है ना। नियॉन का जौहरी अदद कितना होता है? 10 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितनी है? 2,8। तो जैसे ही इसने भी 4 हासिल कर लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8 हो जाएंगी। यानी कि वो गैर आमिल गैस नियॉन की तरह क़ियाम पज़ीर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो मुरक्कबात होते हैं या जो भी क्या है एटम्स है, वो एटम्स क्या करते हैं? अपने जो मुसम्मन की हालत है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के पास भी क्या है? 2,4। ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। तो वो 4 है तो और 4 के साथ क्या है? साझेदारी करेगा और इस तरीके से 2,8 ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वो हासिल कर लेगा। कार्बन की गिरफ्त 4 है, यानी वो कार्बन के साथ या दूसरे अनासर के जौहरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 हम गिरफ्त बंदिशें कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। जब कार्बन का एक जौहर 4 हाइड्रोजन जौहरों के साथ साझेदारी करके 4 कार्बन हाइड्रोजन बंदिश तैयार करता है तब मीथेन का सालिमा CH4 तैयार होता है। जैसा कि अब आप शक्ल में देखिए, यहाँ पर देखना है हमें कि कार्बन आपको सेंटर में नज़र आ रहा है और एक रेड डॉट, यानी आप ये समझिए कि 4 कार्बन के क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक रेड डॉट यानी कि 4 कार्बन के क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब वहाँ पर जो ब्लू कलर के जो 4 आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं वो कौन है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के पास भी बैरूनी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यानी कि हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ लेकर आ जाता है। इस तरीके से देखिए कि कार्बन के अतराफ में कितने रेड डॉट हमें नज़र आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से उसने अपना आखिरी खौल में जो मुसम्मन की हालत है वो कंप्लीट कर चुका है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के। हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 हम गिरफ्त बंदिशें यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब याद रखें, हम गिरफ्त बंदिश कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ, मेल मिलाप करने के साथ जो भी बॉन्ड तैयार होता है, जो बंदिश तैयार होंगी, हम इसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। तो CH4 फार्मूला यहाँ पर हो गया है और CH4 ये मीथेन का फार्मूला है। याद रखें, अल्केन जो हमें देखना है इसका पहला मेंबर जो है वो मीथेन होता है। 10th क्लास में आप लोगों को पूरा हाइड्रोकार्बन, बुनियादी नामियाती मुरक्कबात और उससे हासिल होने वाले तमाम मुरक्कबात एक कार्बन चैप्टर बोल के ही दिया गया है, उसमें आप डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम गिरफ्त बंदिश की खुसूसियात क्या है? यानी कि मीथेन का जो यहाँ पे सालिमा बन चुका है तो इसे साख्ती ज़ाब्ते की शक्ल में भी CH4 दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन डॉट खाकी की मदद से भी बताया गया है। हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। ये पानी में गैर हल पज़ीर और नामियाती मुहल्लिल में हल पज़ीर होते हैं। ये हरारत और बर्फ़ के नाक़िस मौसिल होते हैं। अब सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बन के जौहरों में गैर मामूली खासियत होती है। किस चीज़ की खासियत है? देखें कि कार्बन के जौहर आपस में एक दूसरे से और दीगर जौहरों के साथ जुड़कर जंजीर बना सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कार्बन
के जौहर आपस में एक दूसरे के साथ और दूसरों के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये जुड़कर जंजीर बना सकते हैं। कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल जंजीर, यहाँ पे एकेरी बंदिश नज़र आ रही है। डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकेरी बंदिश हो, तो इन्हें हम सैरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी इथेन, प्रोपेन। नज़र आ रहा है हमें कि कार्बन के अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन में भी सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। जब हाइड्रोकार्बन के कार्बन जौहर में सिर्फ दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या डबल बॉन्ड या अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इन्हें हम गैर सैरशुदा यानी अनसैचुरेटेड कहेंगे। एग्जाम्पल है इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अब देखिए ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन है, ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है तो मैं क्या करती हूँ, ये जो आप लोगों का चैप्टर है इसके बाद एक आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके अंदर कार्बन, उनके सैरशुदा, गैर सैरशुदा और एकेरी बंदिश, दोहरी बंदिश, इनके नाम कैसे देने हैं वो आपको डिटेल में लिए जाएंगे। बस आप अभी इतना याद रखें, सैरशुदा यानी कि सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और अल्केन इसकी मिसाल है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम अनसैचुरेटेड यानी गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिनकी मिसाल अल्कीन और अल्काइन है। तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमी ज़ाब्ता CO2, नाम ही है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक कार्बन, डाई यानी कि दो, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला हो गया है CO2। सालमी वजन 44 नुक्ते पिघला -56.6 डिग्री सेल्सियस। ऑकरेंस यानी वक़्त कहाँ पाया जाता है, फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आज़ाद हालत में पाई जाती है। तनफ़ुस के दौरान यानी ब्रीथिंग के दौरान खारिज होने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 4% है। खरिया यानी कि जो चौक होता है, शाहबादी फर्श जैसे अशिया में CO2 मुरक्कब की हालत में पाया जाता है। लकड़ी, कोयला जैसे रकाज़ी ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है अमल कीजिए, एक प्रैक्टिकल है। याद रखिए जितने भी आप लोगों को साइंस के प्रैक्टिकल्स दी गए हैं एक्टिविटी, आप स्कूल में अपने टीचर्स से बोलकर वो तमाम एक्टिविटीज़ कंप्लीट करें। इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि स्टैंड दिया गया है, अशिया देखते हैं हम, गोलपेंदी की सुराही है, कमल खीफ है, निकास नली है और गैस जार है। कीमियाई अशिया हमें क्या लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उसी तरीके से शाबादी फर्श के टुकड़े ले सकते हैं या संगमरमर के टुकड़े या चुनखड़ी भी ले सकते हैं। हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप पढ़िए ये पूरा प्रैक्टिकल क्या करना है, तमाम आलात को हमें क्या है लगाना है। गोलपेंदी की सुराही में हमने CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। कमल खीफ के ज़रिए हमने इसमें HCl भी क्या है ऐड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर CaCO3 है, उसी तरीके से HCl भी हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के मिलाप से एक गैस जो है तैयार हो रही है, CO2 यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो कीमियाई मसावात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाना है तो ये होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, गैस यहाँ पर खारिज हो रही है। रिएक्शन को बैलेंस करना सीखें। यहाँ पर 2HCl आपको लगाना होगा और CO2 गैस अगर ऊपर एरो आती है तो इसका मतलब गैस खारिज हो रही है। अगर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो इसे हम रसूब कहते हैं। अगर आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अगर डाउट है तो आप पूछिए। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मज़ीद कीमियाई खुसूसियात। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। क्या कहा जा रहा है, फिर से देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इससे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारें तो क्या हासिल होगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। याद रखें सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा, जो हम मुसफ़ा यानी कि सर्फ डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट होता है प्लस वाटर।
उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट के आबी महलूल से CO2 गुजारे जाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, जिसे हम खाता सोडा कहते हैं, है ना। Na2CO3 यानी क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इससे पानी और CO2 गुजारे हमने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता है, यानी खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दोनों नाम और दोनों फॉर्मूले याद रखें। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 खाने का सोडा है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल देख लेते हैं। बुलबुले खारिज करने वाला ठंडा मशरूब बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि ठंडे मशरूब यानी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है कि हम उसे क्या है खोलते हैं तो इसमें से क्या है बुलबुले खारिज होते हैं। इसमें क्या मौजूद है? CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, खुश्क बर्फ, याद रखें इंपॉर्टेंट है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि जिसे हम सॉलिड आइस कहते हैं। खुश्क बर्फ जो है ड्राई आइस खुश्क बर्फ, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका इस्तेमाल सर्द खानों में दूध और दूध से बनी अशिया को ठंडा करने के लिए, नेज़ फिल्मों और ड्रामों में धुएं जैसा माहौल जाहिर करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में, या फिर जादू की क्या होती है, सीरियल्स वगैरह आती है, तो उसमें क्या है सामने हमें से धुआं बताया जाता है। तो इसके अंदर भी जो है खुश्क बर्फ यानी सॉलिड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। आतिशफ़रो आला, यानी आतिशफ़रो आला किसे कहते हैं आगे हम देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, जो क्या है रेड कलर के जो सिलेंडर हम देखते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे होते हैं, स्कूल्स में लगे होते हैं आग बुझाने के लिए। इसमें भी कीमियाई तामुल से तैयार शुदा या दबाव के तहत हवा बंद रखे हुए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ़ी में से कैफ़ीन निकालने के लिए भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जदीद माहौलियाती और ड्राई क्लीनिंग में भी माए CO2 का इस्तेमाल मुहल्लिल के तौर पे किया जाता है। और नबातात फ़िज़ा की CO2 का इस्तेमाल शुआई तरकीब के लिए करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम देखते हैं कि नबातात क्या करेंगे, सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और उसी तरीके से पानी से वाटर को लेते हैं और फिर ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो शुआई तरकीबी का प्रोसेस ही है फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, उसी की वजह से आज जो है हम क्या है ज़िंदा हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो खारिज कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं अमल तनफ़ुस के लिए, और जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो अनाज, फ्रूट्स हम जो है हासिल करते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 फ़िज़ा में जो होती है नबातात उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रिवायती आतिशफ़रो आला, अभी जो हमने देखा है जो फायर एक्सटिंग्विशर की बात की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा। रिवायती आतिशफ़रो आले में सोडियम बाइकार्बोनेट का सुफूफ होता है। काय का सुफूफ है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 यानी खाने का सोडा। एक कांच की शीशी में हल्काया सल्फ्यूरिक तेज़ाब होता है। देखिए यहाँ पर जो फिगर नंबर 13.12 है, एक कांच की शीशी नज़र आ रही है, इसमें सल्फ्यूरिक तेज़ाब यानी H2SO4 है। आले का बटन दबाने पर, ऊपर से हम आले का बटन जैसे ही क्या कर देंगे, दबा देंगे, तो दबाते ही क्या हो जाएंगी, कांच की जो बॉटल है वो फूट जाएंगी। अब वो कांच की बॉटल में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है। और जो नीचे का जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सुफूफ है यानी NaHCO3। तो जैसे शीशी फूट जाएंगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप रिएक्शन है NaSCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या मिल रहा है, शीशी फूटते ही H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों का मिलाप होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस खारिज होंगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है एरो से बताया गया है CO2 यहाँ पर बन रही है। तो इस कीमियाई तामुल के नतीजे में CO2 गैस खारिज होंगी और एक पाइप के ज़रिए वो बाहर आती है। CO2 आतिशफ़रो आले पर जंग नहीं लगता, इसमें से बरखिरा नहीं गुजरती, इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। CO2 आतिशफ़रो आले का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग जो काबू से बाहर होती है, इस वक्त CO2 आतिशफ़रो आले का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। यानी कि अगर छोटे पैमाने पर कहीं आग लग जाए तब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
बड़े पैमाने पर ये आग को काबू नहीं कर सकता। जदीद आतिशफ़रो आले में माए और ठोस हालत में CO2 दबाव के तहत भरी जाती है। दबाव कम करने पर CO2 गैसी शक्ल इख्तियार करती है और तेज़ फव्वारे की सूरत में नली से बाहर खारिज होती है। तो उसकी कीमियाई तामुल जो है रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और इसकी फिगर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से काम करता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के आतिशफ़रो आले इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके CO2 की वजह से आग कैसे बुझाई जाती है, इसकी मज़ीद मालूमात आप लोग हासिल कीजिए। यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से एनिमेशन के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे देखिए कि कैसे है तो आतिशफ़रो आला काम करता है। अब है मीथेन के बारे में। CH4, अभी जो हमने फार्मूला देखा था, सेंटर में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हम गिरद बंदिश से जुड़े हैं। मीथेन जो है इसका सालिमी वज़न है 16। वक़ू कहाँ पाया जाता है? कुदरती गैस में तकरीबन 87% मीथेन गैसी हालत में मौजूद है। हवा की गैर मौजूदगी में हयाती मादों के तज्ज़िये से मीथेन बनती है। हयाती गैस में भी मीथेन पाई जाती है। कोयले की कानों में भी मीथेन दस्तयाब है। दलदल की ऊपरी सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है। अब दलदल को हम क्या कहते हैं? मार्शी प्लेस है ना, तो इसलिए मीथेन वो दलदली इलाकों में पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस या दलदली गैस भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs पूछा जाता है, दलदली गैस या मार्श गैस कौन है? तो कौन है? मीथेन है। तजुर्बा गाह में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आमेज़े को 300 डिग्री सेल्सियस तपिश पर निकल तमासी आमिल की मौजूदगी में हरारत दिए जाने पर मीथेन गैस तैयार होती है। याद रखें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आमेज़े को कितना गर्म करना है? 300 डिग्री सेल्सियस। और जो तमासी आमिल है यानी कैटलिस्ट, कौन सा इस्तेमाल करना है? निकल। इसकी मौजूदगी में हम हरारत देंगे तो मीथेन गैस तैयार होती है। खालिस हालत में मीथेन कुदरती गैस की कसरी कशीद से हासिल की जाती है, यानी कुदरती गैस की कसरी कशीद करने से हमें मीथेन हासिल होगा। अब मीथेन की तबई खुसूसियात, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मीथेन का नुक़्ते पिघला -182.5 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन का नुक़्ते उबा 161.5 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन बेरंग गैस है। माए हालत में मीथेन की कसाफत पानी की कसाफत से कम है, यानी कि पानी से वो हल्की है। मीथेन पानी में बेहद खलील मकदार में हल पजीर है, यानी बहुत ही कम मकदार में ये पानी में हल होती है। तो किस में हल होती है फिर? गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल, ये नामियाती मुहल्लिल में वो हल होती हैं ज़्यादा मकदार में। कमरे के दर्जे हरारत पर मीथेन गैसी हालत में पाई जाती है। अब मीथेन की कीमियाई खुसूसियात देखेंगे। मीथेन इंतहाई इश्तियाल पजीर है। इश्तियाल पजीर यानी आग पकड़ लेंगी। जलते वक्त ऑक्सीजन के साथ तामुल से नीला शोला हासिल होता है, यानी ये नीले शोले के साथ जलती है। इस तामुल के दौरान 213 किलो कैलोरी पर मोल हरारत बाहर खारिज होती है। मीथेन गैस मुकम्मल तौर पर जलती है। अब कीमियाई तामुल देखेंगे हम। मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हरारत यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीनेशन, यानी मीथेन का क्लोरीन के साथ अमल क्या कहलाएगा? क्लोरीनेशन। मीथेन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें क्लोरीन मिलाइए, रोशनी या UV लाइट हम ले सकते हैं। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम करे, CH4 से एक हाइड्रोजन कम किया तो कितना होगा? CH3। एक हाइड्रोजन कम करे तो एक Cl डाल दें, तो CH3 के साथ एक Cl, CH3Cl, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो एक Cl के साथ रिएक्ट करके HCl, इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड और HCl हासिल होता है। मिथाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्लोरोमीथेन होगा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th क्लास में भी आप लोगों को है और 10th क्लास में तो इसके पूरे चारों रिएक्शंस आगे तक है कि किस तरीके से मीथेन से हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड हासिल करना है। अभी इस लेवल पे आप एक ही रिएक्शन याद रखें। बालाए बनफशी शुआओं की मौजूदगी में, यानी एरो के ऊपर रोशनी की जगह पे बालाए बनफशी शुआएं भी लिख सकते हैं आप, यानी UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में ही ये रिएक्शन होगी। 250 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत पर मीथेन और क्लोरीन गैस के दरमियान तामुल होकर मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार होती है, और इस तामुल को हम मीथेन का क्या है? क्लोरीनेशन कहते हैं। तो याद रखें, क्लोरीनेशन में हमें मिथाइल क्लोराइड हासिल हुआ है।
अब मीथेन के इस्तेमालात देखें। कुदरती गैस की हालत में मीथेन का इस्तेमाल कपड़े की सनत, कागज़ साजी, ग़िज़ाई सनत और पेट्रोल की तख़लीस यानी पेट्रोल को खालिस बनाने में किया जाता है। सबसे छोटी लंबाई का हाइड्रोकार्बन है ये, फार्मूला है CH4, पहला मेंबर है, इसकी लंबाई छोटी है, तो इसके जलने से खारिज होने वाली CO2 गैस का तनासुब बहुत कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन के तौर पर होता है। इथेनॉल यानी C2H5OH शराब जो है, इथाइल अल्कोहल, इसे इथेनॉल कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, नीस, अमोनिया, एसिटिलीन, इन कार्बनी मुरक्कबात की तैयारी में मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम फार्मूले जो है वो आप लोगों को 10th क्लास में आएंगे। उसी तरीके से अगला वीडियो जो है एक हाइड्रोकार्बन का जो मैं बनाऊंगी, इसमें भी इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 1776 से 1778 के दरमियान अलेक्जेंडर वोल्टा ने दलदली गैस के मुताले के दौरान मीथेन गैस दरियाफ्त की थी। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है हयाती गैस तनसीबात, यानी हमें जो है हयाती गैस प्लांट पाव जो है वो किस तरीके से बनाना है वो देखेंगे हम। हयाती गैस के मंसूबे में हैवानात का गोबर, घास फूस, गीला कचरा जैसे मादों की गैर हवाबाश खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तहलील की जाती है। हम देखेंगे कि खेतों में वगैरह जो है क्या है, जो बायोगैस तैयार की जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे हाउस बनाया जाता है। दो यहाँ पे आप लोगों को जो है पाइपलाइंस नज़र आ रही हैं। एक साइड से हमें क्या है, हैवानात का गोबर पानी डालना है, अंदर डालने का रास्ता है, ये गोबर और पानी का आमिज़ा है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ये जो टंकी है वो ज़ैर ज़मीन बनानी है, यानी कि ज़मीन को खोद के क्या करना है, नीचे हाउस वगैरह बनाना है, और फिर क्या है, इसको ढक कर रख दिया जाता है और इससे गैस जो है वो बनती है। और दूसरे साइड से जो है वो गैस यहाँ पे हम देखते हैं हयाती गैस के अखराज का रास्ता, पाइपलाइन के थ्रू जो है वो गैस खारिज हो रही है, और एक साइड में नामियाती कचरा खाद हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से मीथेन गैस यहाँ पे तैयार होती है, और ये गैस जो है हयाती गैस कहलाती है। हयाती गैस पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो भी हमारी LPG गैस है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसके बजाय हम क्या है, इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव हम इस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता होता है और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस हैवानात का गोबर है, पानी है, कचरा है, ये तमाम चीज़ें हम ला के क्या है डालनी है। हयाती गैस के मंसूबे का बिजली की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तकरीबन 55-60% मीथेन और बकिया हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हयाती गैस इस्तेमाल के लिए ज़्यादा सहूलत बख्श ईंधन है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, सहूलत बख्श है, इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता, और यहाँ पे मुफीद खाद भी जो है वो बनती है। यहाँ पे हम इसके अगर फ़ायदों की बात करें तो जितना भी कचरा है, गोबर है, पानी है, वो तमाम क्या है इसमें इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एक तो माहौल भी साफ़ हो रहा है, दूसरा जो है ये ईंधन की जो मांग है उसको भी पूरा कर रहा है, उसी तरीके से ये सस्ता भी होता है, और यहाँ से हमें खाद भी हासिल हो रही है, और बहुत ही सहूलत बख्श ईंधन है। हयाती गैस बनने का अमल किस तरीके से ये बनता है ये देखेंगे हम। हयाती गैस बनने का अमल गैर हवाबाश यानी एनारोबिक किस्म का है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्सीजन का कोई अमल दखल नहीं है, इसे हम गैर हवाबाश अमल कहते हैं, जो 2 मरहलों में होता है। पहला है तेज़ाब की तैयारी और दूसरा है मीथेन गैस की तैयारी। तो सबसे पहले जो है एसिड बनेंगे और उसके बाद फिर गैस बनेंगे। कचरे के हयाती तनज़्ज़ुल पजीर पेचीदा नामियाती मुरक्कबात पर खुर्दबीनी जानदार तामुलात करते हैं और नामियाती तेज़ाब तैयार होता है। क्या मतलब हो गया, यानी जो भी गोबर है, पानी है, कचरा है, ये सब हमने क्या है डाल दिया है, उसके ऊपर जो है खुर्दबीनी जानदार अमल करेंगे और वहाँ पे तेज़ाब तैयार होगा। कौन सा तेज़ाब तैयार होगा, एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखिए फार्मूला CH3COH, ये तेज़ाब का फार्मूला है। कौन से तेज़ाब का फार्मूला याद रखें, एसिटिक एसिड। अब इस तेज़ाब पर खुर्दबीनी जानदार नामियाती तेज़ाब पर तामुल करके इसे मीथेन गैस में तैयार करेंगे, और वो जो खुर्दबीनी जानदार हैं उनका नाम क्या है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो, यानी मीथेन पैदा करने वाले। मिथेनोजेनिक यानी मिथेनोजेनिक नाम ही क्या जाहिर कर रहा है, मीथेन, जेनिक यानी जनरेशन, बनाना, मीथेन बनाने वाले खुर्दबीनी जानदार हैं जो मीथेन बना रहे हैं। इस तरीके से एसिटिक एसिड प्लस से क्या हासिल हुआ हमें, CH4 यानी मीथेन और CO2 गैस खारिज होती है। तो आप यहाँ पे आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं हम,
मालूमात हासिल कीजिए। हयाती गैस की तनसीब का दौरा करके मुशाहिदा कीजिए, यानी जहाँ पर भी ये प्लांट है आप वहाँ पर जाएं, इसका दौरा करें, इससे कौन कौन से बिजली के आलात चलाए जा रहे हैं इसकी मालूमात हासिल करें। तो इस तरीक़े से यहाँ पर जो है ये चैप्टर भी कार्बन का जो है हमने कंप्लीट कर चुके हैं।